नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 97, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे फैकल्टी से पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, मीठी क्रांति का संबंध है स्वीट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। शक्कर उत्पादन से, शहद उत्पादन से, नदियों को जोड़ने से या फिर फल उत्पादन से। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शहद उत्पादन से। यहाँ पर ए का बी आपका सही उत्तर है। क्लास थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया मीठी क्रांति का संबंध जो है वो शहद उत्पादन से है। अगर हम शहद उत्पादन की बात करें तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए लाया गया है, जो कि 2020 से 2021 और 2022 से 2023 500 करोड़ रुपए की आवंटन की मंजूरी भी दी गई है इसमें। ठीक है, ये भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा। तो ये 3 इयर्स वाला जो टारगेट है ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब क्लास यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे और जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है भारत में वो किस चीज से रिलेटेड है। जब हम ब्लैक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने इस स्लाइड को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पर पिक्चर्स बनी हुई है। जब भी हम किसी भी चीज को पिक्चर्स के फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक रहता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक इजी टॉपिक भी है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है। मैं दोनों चीज बोलूंगी। ये एक आसान टॉपिक है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा क्लास। ब्लू रिवॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो वो फिश से रिलेटेड है, मत्स्य पालन से रिलेटेड है। ठीक है, ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे लेदर से। गोल्डन रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वो हनी और फ्रूट दोनों से। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप सभी को पता है फूड ग्रेन से। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, हम हरित क्रांति की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 2 नाम हमको याद रखने हैं। किनका नाम याद रखना है? नॉर्मन बोरलॉग का, जो कि मैंने आपको पहले भी टेस्ट में डिस्कस किया है। नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में मिला था? पीस में मिला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया तो हम किसका नाम लेते हैं? एमएस स्वामीनाथन का। क्लास ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, ग्रे रिवॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। पिंक रिवॉल्यूशन प्याज से रिलेटेड है, अनियन से। ठीक है, रेड रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो मीट से भी रिलेटेड है और टमाटो से भी रिलेटेड है। सिल्वर रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो वो एग से रिलेटेड है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से, डेयरी प्रोडक्ट से। व्हाइट रिवॉल्यूशन के भी फादर को पूछा जाता है, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो वो आपके कौन है? वर्गीसी कुरियन। याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया। एक और प्रश्न पेपर में बनता है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ठीक है, रेलवे रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो ऑयल सीड से रिलेटेड है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के भी फादर किसको बोला जाता है? एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? यहाँ पर बोला गया है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो यहाँ पर आप याद रखेंगे आर्टिकल 323A, ठीक है। यहाँ पर 323B की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 323B में आपके अदर्स ट्रिब्यूनल दिए गए हैं जो दूसरे ट्रिब्यूनल्स होते हैं। क्लास इसी में आपका NGT आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है कई बार। अब हम यहाँ पर आज के इस पेपर में पूछेंगे, बात करेंगे नेशनल, यहाँ पे सॉरी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको कि मैं क्या कह रही हूँ, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। अब देखते हैं इनके अंतर्गत कौन सा नहीं शामिल है। अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी, संसद के सचिवालय के कर्मचारी, केंद्र के अधीन सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी और केंद्र लोक सेवाओं के कर्मचारी। तो यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जितनी भी होती हैं वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आपकी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल या ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में आती है, ठीक है। ये चीज याद के अंतर्गत है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाफ ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आपका होगा, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं के जो भी कर्मचारी हैं वो इनके जुरिस्डिक्शन में आएंगे, ठीक है, इनके प्रशासनिक अधिकरण में आएंगे, अंतर्गत आएंगे। स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट नहीं, ये नहीं आएंगे, ठीक है। सिविल स्टाफ ऑफ मिलिट्री सर्विसेज अंडर द सेंटर। अब क्लास यहाँ पर देखिए मिलिट्री सर्विसेज की बात की गई है, सैन्य सेवाओं की बात की गई है, लेकिन केंद्र के अधीन सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों की बात की गई है। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर खाली यहाँ पर सैन्य अधिकारियों की बात की जाती तो वो आपके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिविल कर्मचारियों की बात की गई है, वो इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। केंद्रीय लोक सेवाओं के कर्मचारी ये भी आते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया, आपका सही उत्तर क्या होगा, संसद के सचिवालय के कर्मचारी आपके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं शामिल होते हैं। यहाँ पर दोनों ही आर्टिकल आप याद रखेंगे, आर्टिकल 323A जहां पर कि हम कैट की बात करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, 323B में हम अदर ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं जिसमें कि आपका NGT भी होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा क्लास, यहाँ पर जब भी हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं तो ये किस बेसिस पे अपने डिसीजंस देते हैं, तो ये नेचुरल लॉ के बेसिस पे, ठीक है। ये भी दिमाग में अपना बना के रखिएगा, पेपर में प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कैट की हम जब बात करेंगे तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लोक सेवाओं की भर्ती कराना, ठीक है, एवं सेवा संबंधी मामलों को देखना, ठीक है, इनके अंतर्गत आते हैं। तो लोक सेवाओं की भर्ती एवं सेवा संबंधी मामलों को देखता है कौन, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। इतनी चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ पर संसद के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, सैन्य सेवाओं के जो आपके अधिकारी हैं उनको भी नहीं शामिल किया जाता है, लेकिन जो सेंटर के अंडर में आपके जो सिविल पोस्ट हैं मिलिट्री, उसमें वो आपके इंक्लूडेड होती हैं। उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी भी नहीं होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको अपने दिमाग में बना के रखनी है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद को सौंपी गई है। यहाँ पर बोला गया है रेसिडुअल लेजिस्लेटिव पावर की, और बोला गया ये रेसिडुअल लेजिस्लेटिव पावर जो है वो किसको डेलीगेट किया गया है, पार्लियामेंट को, और किस अनुच्छेद के थ्रू, 245, 246, 247 या फिर 248। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी, थर्ड का डी आपका सही उत्तर है। 248 के थ्रू हमने जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, ठीक है, जो रेसिडुअल लेजिस्लेटिव पावर है उसको किसको दिया है, पार्लियामेंट को दिया है। मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है, जब भी हम 7 शेड्यूल की बात करते हैं, 7 अनुसूची की बात करते हैं 7 की, तो यहाँ पर हम 3 लिस्ट की बात करते हैं, सेंटर लिस्ट की जिसको कि हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, संघ सूची, ठीक है, हिंदी में, और हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं जिसको कि हम राज्य सूची कहते हैं, और एक समवर्ती सूची होती है जिसको कि हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट में, संघ सूची में संघ को अधिकार होता है, संघ के पास पावर होती है, स्टेट में राज्य के पास पावर होती है, कॉन्करेंट में दोनों के पास पावर होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी मैटर्स होते हैं जो किसी भी लिस्ट में आपके मेंशन नहीं होते हैं, उसको हम रेसिडुअरी लिस्ट में रखते हैं, और वहां पर किसका अधिकार होता है, पार्लियामेंट का अधिकार होता है, सेंटर का अधिकार होता है, ठीक है। चलिए अब याद रखेंगे आर्टिकल 248 के थ्रू।
फोर्थ प्रश्न को अब हम देखते हैं। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह कौन था? यहाँ पे बोला गया हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया टू बिकम द रूलर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश। तो यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय दिया गया है, अकबर द्वितीय दिया गया, शाह आलम द्वितीय दिया गया है, आलमगिरी द्वितीय दिया गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन है? अकबर सेकंड। ठीक है, अकबर सेकंड। फोर्थ का बी आपका सही उत्तर है। क्लास यहाँ पे याद रखिएगा कि अकबर सेकंड जो था अंग्रेजों के संरक्षण में शासन करने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इनको ये पेंशन पे रहते थे, ये आपको पता है। ठीक है, अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा इंक्रीमेंट कराने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को ब्रिटेन भी भेजा था। ठीक है, इन्होंने कहा आप जाइए वहां पर और बात करिए। इन्होंने पहले राजा राम मोहन, अच्छा पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं राम मोहन रॉय को, ठीक है, राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। ये भी चीज आप याद रखिएगा। इन्होंने इनको राजा की उपाधि दी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय इनका नाम हुआ, इनको ब्रिटेन भेजा अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए। और आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन रॉय की जो मृत्यु थी वो इंग्लैंड में हो गई थी, ब्रिस्टल पे 1833 में। पेपर में प्रश्न राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड कई पूछा जाता है, उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राजा राम मोहन रॉय की अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो आत्मीय सभा की अगर हम बात करें तो आत्मीय सभा का पेपर में पूछा जाता है कि आत्मीय सभा किसके द्वारा फाउंड की गई थी? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। और कब? 1814 में, याद रखिएगा। इसी तरीके से वेदांत सोसाइटी से कौन रिलेटेड है? आप याद रखेंगे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना में किसका सहयोग था? आप याद रखेंगे राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करेंगे, ब्रह्म समाज, तो आप क्या नाम याद रखेंगे? राजा राम मोहन रॉय। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने कब की थी? 1828 में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने, आत्मीय सभा, वेदांत सोसाइटी, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज 1828 किसने फाउंड किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अच्छा, जब भी हिंदू कॉलेज की बात या होती है तो आप याद रखिएगा कि डेविड हेयर के सहयोग से, पेपर में ये भी प्रश्न बना है कि किसके सहयोग से राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो आप याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट्स से। टॉपिक तो एक ही है, पॉइंट्स में आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। इसी तरीके से आप याद रखेंगे, ज्यादा हो रहा है तो मुझे यहीं पे पॉज लेना चाहिए, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है तो मुझे लग रहा है आपको एक बार बता देना चाहिए कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा जब भी हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो यहाँ पे संवाद कौमुदी, याद रखिएगा संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ठीक है, और ब्रह्म क्रॉनिकल, ये किसके द्वारा, इसके संपादक कौन है? इसके संपादक भी आपके राजा राम मोहन रॉय हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। सती प्रथा पर प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंधित सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में किसका सहयोग है? ठीक है, इसको पूरी तरीके से खत्म करने में राजा राम मोहन रॉय का। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। देखिए 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था और किसके सहयोग से? राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से। और किसने इसको प्रतिबंधित किया था? तो लॉर्ड बेंटिक थे उस समय। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। अगर आप बोले तो एक बार और मैं रिवाइज कराती हूँ। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो जल्दी से रिवाइज कर लो। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का जो प्रथम बादशाह था वो अकबर द्वितीय था। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो पेपर में पूछा जाता है कि राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिर जब हम राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड आप याद रखेंगे आत्मीय सभा का इन्होंने गठन कब किया था? 1814 में किया था। वेदांत सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था। हिंदू कॉलेज का इन्होंने स्थापना की थी किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से। ये याद रखिएगा, डेविड हेयर का नाम परीक्षा में पूछा गया है। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1828 में की थी। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर या हम लोग उसकी बात करते हैं मैगजीन की, तो आप याद रखेंगे संवाद कौमुदी, ठीक है, मिरातुल अखबार
और ब्रह्म क्रॉनिकल, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है। और 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसमें किसका योगदान था? राजा राम मोहन रॉय का योगदान था। और उस समय आपके वाइसरॉय कौन थे? आप याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और राजा राम मोहन रॉय की निधन कब हुआ? तो ये इंग्लैंड में हुआ, ब्रिस्टल में हुआ है, याद रखिएगा। चलिए 5वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। अगर आपको ऐसा लगा हो कि मैम क्यों इसको रिपीट कर रही हैं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। लेकिन अगर आपको लगा, अब जैसे 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत लोगों को ये सब चीजें पता है। जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी पहली बार अपीयर हो रहे हैं, उनको मैं बताती हूँ कि इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है। इसलिए मैं बार बार एक पॉइंट को 2 बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। चलिए 5वें प्रश्न को हम देखेंगे। 5वां प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण, कथन कारण बेस्ड प्रश्न है। ये कथन दिया गया है, पी भूकंपीय तरंगों की चाल व आवृत्ति सबसे अधिक होती है। जो पी वेव्स होते हैं उनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। कारण दिया गया है, पी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है। पी सेस्मिक वेव्स जो होती है वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। क्लास, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी हम वेव्स की बात करते हैं तो हम प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं। जो प्राइमरी वेव्स होती है वो आपकी, उनकी स्पीड ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लेकिन डिस्ट्रक्शन ज्यादा सेकेंडरी वेव से होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए तो आपका सही है, लेकिन आर जो है वो आपका गलत है। यहाँ पर देख लीजिए, कथन जो है वो सत्य है, जबकि कारण गलत है। एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है क्योंकि उनका आयाम विस्तार सबसे अधिक होता है। ये चीज याद रखिएगा। एल तरंगे मतलब इनका एम्पलीट्यूड आपका सबसे ज्यादा होता है, ये चीज याद रखिएगा क्लास। अच्छा, 6वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। यहाँ पर कोयला खादान दिया है, यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, तो एक को मैच करते हुए चलते हैं। जब हम हिमगिरी की बात करते हैं तो हिमगिरी जो कोयला खादान है वो कहाँ पर है बताइए? वो आपका उड़ीसा में है। एक सेकेंड खाली आपके डी में दिया गया है, हम और ऑप्शंस को चेक करेंगे। जयपुर की बात करेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा जयपुर कोयला खादान जो है, कोल माइंस जो है वो कहाँ पर है? वो असम में है। ठीक है, जयपुर देखिए मत कंफ्यूज होइएगा, राजस्थान लगा के चले आइएगा। ठीक है, जयपुर कोल माइन कहाँ पर है? वो असम में है, तो बी का 3rd। उमरिया की जब हम बात करेंगे तो ये तो मध्य प्रदेश में है, सी का 4th। और रानीगंज की जब हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है, तो 6 का डी आपका सही उत्तर है। क्लास, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोल माइन से रिलेटेड प्रश्न पेपर में हर साल पूछते हैं, तो इसको छोड़ने की गलती मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और कोल माइंस डिस्कस करेंगे, कोयला क्षेत्र डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान से सुनिए। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में तलचर आप याद रखेंगे, अगर परीक्षा में पूछेगा जो तलचर है वो कहाँ पर है, और पूछा भी गया है तो आप याद रखेंगे उड़ीसा में है। और ये किस नदी घाटी में स्थित है? तो ये ब्राह्मणी नदी घाटी में स्थित है। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनपुर, हिमगिरी, रामपुर, ये सब कहाँ पर है? ये सब उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा क्लास, पेपर में पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। असम के कोयले क्षेत्र की बात करेंगे तो जंजी, असम वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा जंजी। ठीक है, नजरिया क्या याद रखेंगे? माकूम पेपर में पूछा गया है, और जयपुर याद रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो जोहिला याद रखिएगा, सुहागपुर, ठीक है, सिंगरौली, उमरिया और सतपुड़ा, ये सब कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र की बात करेंगे तो रानीगंज। ठीक है, और आप याद रखेंगे जो रानीगंज है यह भारत का सबसे पुरानी कोयला खदान है। ठीक है, वर्धमान, बाकुंडा, पुरुलिया, वीरभूमि, दार्जिलिंग, ये सब कहाँ पर है? ये सब आपके पश्चिम बंगाल में है। यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप सभी को पता होगा, पेपर में अक्सर पूछता है रेंज के बारे में। अगर पेपर में पूछे कि जो कोयला है वो हमें किस रेंज में मिलता है, तो आप याद रखेंगे जो गोंडवाना क्षेत्र है, जो गोंडवाना रेंज है, वहां पर हमको कोयला मिलता है। धारवाड़ रेंज की जब हम बात करेंगे तो वहां पर मिनरल्स मिलते हैं, आयरन ओर्स मिलते हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा गोंडवाना में आपको कोयला मिलता है और धारवाड़ में मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, आयरन ओर्स मिलते हैं। ठीक है, 7वें प्रश्न को हम देखते हैं।
निम्नलिखित में से मैती आंदोलन का संबंध किससे है? संत जाबोजी से, कल्याण सिंह रावत से, चंडी प्रसाद भट्ट से या फिर संपत पाल से? तो यहाँ पर मैती मूवमेंट की जब हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड आपके कल्याण सिंह रावत, 7th का बी आपका सही उत्तर है। अगर मैती आंदोलन के बारे में मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत ही अच्छा आंदोलन है। आपने शादियों में देखा होगा लोग क्या करते हैं, जूता चुराई करते हैं ना, जो सालियां होती हैं वो जूता चुराई करती हैं और जूता चुराई के बदले जब वो जूता रिटर्न करती हैं अपने जीजा को तो वो उनको पैसे देती हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड में चमोली जनपद के जो आपके कल्याण सिंह रावत थे, इन्होंने एक नई प्रथा स्टार्ट की। इसमें क्या था, जब भी किसी भी घर में लड़की की विदाई होती थी, मतलब उसके मायके की बात कर रहे हैं, उसके मायके में एक पेड़ लगाया जाता था लड़की की विदाई में, और जो माँ थी वो उस पेड़ को लगाते थे, मतलब उनके परिवार वाले, और उस पेड़ की देखभाल ऐसे करते थे जैसे कि वो उनकी बेटी हो। ठीक है, बोला जाता था कि आपने एक बेटी की तो विदाई कर दी है, लेकिन आप घर में एक दूसरी बेटी ले आए हैं पेड़ के रूप में। ठीक है, अब आप इसकी देखभाल करिए। तो माँ जैसे फैमिली जो परिवार वाले होते थे उनका भी एक एफेक्शन हो जाता था उस पेड़ को लेकर। ठीक है, आप खुद सोचिए, किसी को आप बहुत प्यार करते हैं और उसकी कोई सामान हो, उसका कोई वस्तु हो या उससे कोई भी चीज रिलेटेड हो, तो आप उसको बहुत संजो के रखते हैं जब आप किसी इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर लोगों ने पेड़ लगाना शुरू किया। जब भी किसी लड़की की विदाई होती थी, कहीं पे भी शादी होती, तो एक पेड़, उस बेटी के वो की बेटी जा रही है लेकिन हम घर में एक पौधे के रूप में एक नई बेटी लेके आए, और लोग भी उसकी बहुत देख रेख करते थे। तो यही आपकी मैती आंदोलन में होता था। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव था, मैं कहूंगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं है, नहीं होगा। स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, या भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, स्वराज will not be a free gift of British Parliament. It will be a declaration of full expression of India. By whom was this statement given? ठीक है, made. तो यहाँ पर महात्मा गांधी दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, बाल गंगाधर तिलक दिया गया है और एनी बेसेंट दिया गया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, महात्मा गांधी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। देखिए क्लास, कई प्रश्न पूछे जाते हैं स्वराज से रिलेटेड। जैसे पूछा जाता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसके द्वारा बोला गया था? ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट दिया था। पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कब बोला था कि 1 साल के भीतर मैं स्वराज आऊंगा। ठीक है, स्वराज विद इन अ ईयर, ये महात्मा गांधी ने किस मूवमेंट में बोला था? तो ये महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय बोला था कि 1 साल में हम स्वराज हासिल कर लेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन आप सभी को पता है असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी को वापस ले लेना पड़ा था। क्यों? चौरी चौरा कांड की वजह से ना। तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ, उसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नहीं तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय बोला था कि हम 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति करेंगे। और आप सभी को पता है स्वराज मूवमेंट एक बहुत ही तेजी से ये आपका बढ़ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर खिलाफत आंदोलन भी आपका इसमें शामिल था। दोनों एक साथ चल रहे थे, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम दोनों इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 8th का आपका ए सही उत्तर है, जो कि मैंने आपको बता दिया। 9वें प्रश्न को देखेंगे। देखिए क्लास, दिमाग में तो बहुत प्रश्न होते हैं। जब भी मैं कोई प्रश्न डिस्कस करती हूँ तो एक्सप्लेनेशन में बहुत सी चीजें याद आती है, मन करता है आपको सब बता दूं, लेकिन फिर ये क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी। और मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर बस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने आते हैं, देखने की उनकी तैयारी कैसी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, लेकिन तब भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बहुत लगते हैं वो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी जाए, या फिर जिस तरीके से जिस स्पीड से ये क्लास चल रही है उसी स्पीड से चले। तो आप मुझे अपने व्यूज बताइएगा, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे वाली क्लासेस लूँ। आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो, और फिर जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो फिर आप लोग आइएगा, बताइएगा थैंक यू कहने। तो अच्छा लगेगा जब अपने स्टूडेंट्स कहते हैं ना, आप लोग सोचते हुए कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में जब स्टूडेंट्स जब आते हैं, जब बोलते हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है, जब वो किसी टीचर का नाम लेते कहते हैं मैम थैंक यू सो मच, तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। तो खूब अच्छे से पढ़ाई करिए,
अपने प्रति वफादार रहिएगा। बस एक चीज याद रखिए, मैं अपने प्रति वफादार रहूंगा मतलब मैं रोज पढ़ाई करूंगा, रोज कुछ टेस्ट लगाऊंगा और खुद अपने आप को एनालाइज करूंगा कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, तब आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ये चीज याद रखिएगा। 9वें प्रश्न को हम देखते हैं। भारत में प्राचीनतम नगरों के अवशेषों को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? Who was the first person to get the remains of the oldest cities in India? कनिंगम, ठीक है, मार्टिन व्हीलर, मार्शल या फिर राखलदास बनर्जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है कनिंगम। ठीक है, भारत में प्राचीनतम नगरों के अवशेषों को प्राप्त करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कनिंगम था। देखिए क्लास, यहाँ पर देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दो चीज डिस्कस करूंगी। जैसे 1861 की बात हमने कर ली, 902 में उस समय जो आपका वाइसरॉय था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, और आप सभी को पता है कि लॉर्ड कर्जन के समय ही 1905 में क्या हुआ है, बंगाल का विभाजन हुआ है। तो हम उसी कर्जन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कर्जन की बात मैं क्यों कर रही हूँ, मैं कर्जन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने बात की है अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था और ये प्रथम थे। ठीक है, भारत में प्राचीनतम नगरों के अवशेषों को प्राप्त करने वाले भी ये प्रथम व्यक्ति थे। लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो ये आपका है, ठीक है, इसको सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में कब स्टैब्लिश किया गया था? 1902 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। यहाँ पर देख लीजिए, लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रूप में केंद्रीकृत कर, ठीक है, जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। ये चीज याद रखिएगा। एक अलग डिपार्टमेंट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कब स्टैब्लिश हुआ था? 1902 में स्टैब्लिश हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, और इसका पहला महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया था? जॉन मार्शल को। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो मैंने बताने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंगम की हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के समय आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके जो पहले महानिदेशक थे वो किसको अपॉइंट किया गया था? जॉन मार्शल को। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने। अब देखिए, परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी? जो कि मैंने आपको बताया, एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में किसने इसकी स्थापना की थी? तो आप याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, यहाँ पर पहला आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 10वां प्रश्न, जो मैं बार बार 1909 को 1902 को 9 बोल दे रही हूँ, उसको प्लीज क्लास सही कर लीजिएगा। ठीक है, गलती हो जाती है कभी कभी दिमाग से, मुंह से। ठीक है, यहाँ पे गलत बोल दिया मैंने, उसको सही करिएगा। 1902 की बात मैं कर रही हूँ। चलिए 10वें प्रश्न को देखिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की गई है। पहला आपको दिया गया, या किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, या केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, या केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, और आखिरी है, या किसी देश के केंद्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी। ये लोन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर कंट्रीज को ही। ठीक है, 10वें का सी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, अगर हम यहाँ पर बात करें, कभी पेपर में अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सदस्यों में भारत शामिल था कि नहीं, तो आप याद रखेंगे इसमें भारत शामिल था। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हो रही थी तो भारत उसका मेंबर था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न हम देखते हैं। जल में आयोडीन की विलेयता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, व्हाट इज एडेड टू द वाटर टू इंक्रीज इट्स आयोडीन सॉल्युबिलिटी? तो पहला आपको दिया गया पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड दिया गया है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, फिर क्लोरीन दिया गया है, और लास्ट में आपको फिटकरी दिया गया, एलम दिया गया। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में ऐड किया जाता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स आयोडीन सॉल्युबिलिटी। तो ए आपका सही उत्तर है। 12वें प्रश्न को अब हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ियों को गोरखपुर के समीप क्या कहा जाता है? तो शिवालिक हिल्स अगर आप देखेंगे, हम देखते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय है। ठीक है, मिडिल हिमालय है, ये सब आपको पता है ना। फिर इधर सबसे नीचे आपको दिखता है शिवालिक रेंज। ठीक है,
तो यहाँ पर बोला गया शिवालिक रेंज का कुछ हिस्सा आपके उत्तर प्रदेश में भी आता है और गोरखपुर में इस हिल्स को क्या कहा जाता है? ढूंढवा, ठीक है, चलसा, महाभारत या फिर ढूंढ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ढूंढवा, ढूंढवा इसको कहा जाता है। 12वें का ए आपका सही उत्तर है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 15वें वित्त आयोग ने राज्य को दिए जाने वाले करों में सर्वाधिक भारांश किसको दिया है? Who has been given the highest weightage of taxes paid to the state by the 15th Finance Commission? तो यहाँ पे क्षेत्रफल को, पॉपुलेशन को, इनकम गैप को या फिर फॉरेस्ट एरिया को। तो हाईएस्ट वेटेज किसको दिया गया है? आय अंतराल को, ठीक है, इनकम गैप को। यहाँ पर मैं इसको आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर 13 का सी आपका सही उत्तर है। और क्लास यहाँ पर देखिए, रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला इन द 14th एंड 15th फिनांस कमीशन। यहाँ पर आपका 14वां वित्त आयोग की बात की गई है, ये 15वां, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू शेयरिंग को देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसको दिया गया है? देखिए आय अंतराल को, इनकम डिस्टेंस को। कितना दिया गया है रेवेन्यू शेयरिंग में? 45%। यहाँ पर देख लीजिए 45%। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन है, फिर एरिया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% और यहाँ पर देखिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5%। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। गोखर, ठीक है, गोखर पर्वत पर चट्टानों को काटकर बनाई गई 24 तीर्थंकरों के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोरखपुर के किस जिले में स्थित है? तो बताइए किस जिले में ये स्थित है? फर्रुखाबाद में, कौशाम्बी में, महोबा में या फिर श्रावस्ती में? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? सी है, ठीक है। 14 का सी आपका सही उत्तर है, महोबा में। महोबा में ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई गई। 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसके द्वारा रचना किसने की है? ठीक है, हु कंपोज द फेमस पिक्चर सत्यम शिवम सुंदरम? यहाँ पर दिया गया है महेंद्र सिंह, नंद किशोर शर्मा, शिव नंदन नौटियाल या फिर विश्वनाथ मेहता। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 15 का सी। क्लास जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं जरूर एक्सप्लेनेशन दूंगी। यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न है तो कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। जैन तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो उनसे रिलेटेड हमने कई प्रश्न इसके पहले वाले टेस्ट में डिस्कस किए, ठीक है। इसी वजह से मैंने वहां पर भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी, वो मैंने काफी डिस्कस किया है आपसे, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए उसको जरूर देखिए। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार वृक्ष नहीं है? मैंने आपको बताया सदाबहार वृक्ष वो होते हैं जो पूरे साल आपके एवरग्रीन मतलब हरे भरे रहते हैं, ठीक है, उनको हम एवरग्रीन ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अशोक, सहतूत, मैपल या फिर इमली। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा नॉट एन एवरग्रीन बोला गया है, एवरग्रीन नहीं है। तो एवरग्रीन नहीं है, कौन कौन से नहीं है? मलबेरी नहीं है, शहतूत नहीं है, ठीक है। शहतूत की झाड़ियां रेशम की साड़ियां बोला जाता है ना। तो शहतूत की फल देखिए खट्टे खट्टे मतलब थोड़ा सा लाल लाल होते हैं ऐसे। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में शहतूत के पेड़ लगे रहते हैं, ठीक है। एकदम उसको खाओ शहतूत को तो एकदम जीभ पे लाल हो जाती है, होठों लाल हो जाता है। तो बच्चे गाँव में उसको खूब ऐसे लेके उसके रंग को यहाँ लगाएंगे, सजने में उसका उपयोग करेंगे। तो ये आपका एवरग्रीन ट्री नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम पूरे साल ये हरा भरा नहीं रहता है। तो शहतूत तो नहीं रहता। तो दो जहां है वो आपका सही होगा, ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपका जो और दूसरा है वो है मैपल। तो 2 और 3 होगा आपका। तो यहाँ पर आपका 16 का डी आपका सही उत्तर होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, डी आपका सही उत्तर है। ये सदाबहार वृक्ष नहीं है, लेकिन जब हम ओक की बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए ओक की बात करेंगे और इमली की बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके एवरग्रीन ट्रीज में आते हैं। 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता को प्रभावित करने वाला कारक है? कौन सा या कौन से आपके जैव विविधता को, बायोडायवर्सिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं? जलवायु परिवर्तन, जिसको कि हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, ठीक है। अति उपभोग, ठीक है, एक्सेसिव कंजप्शन, आक्रामक प्रजातियां, इन्वेसिव स्पीशीज या फिर पॉल्यूशन। तो मैं आपको बता दूं क्लास, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हैं ये सब बायोडायवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जहां पे ज्यादा वर्षा होना चाहिए, जहां पे वर्षा होना चाहिए वहां पे वर्षा नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। जहां पे आपका सूखा होना चाहिए मतलब जहां पे वर्षा नहीं बहुत होनी चाहिए वहां पे अत्यधिक वर्षा हो रही है। अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये सब चीजें क्या है? क्लाइमेट चेंज। और आपको पता है इन सब चीजों की वजह से जैव विविधता की हानि होगी, ठीक है, जैव विविधता आपकी प्रभावित होगी, बायोडायवर्सिटी।
अति उपभोग की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक कोट आ रहा है। महात्मा गांधी ने बोला था, अर्थ कैन फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द ग्रीड। ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है वो हमारी नीड को फुलफिल कर सकता है लेकिन हमारी लालच को नहीं। तो यही बोला गया, जब हम बहुत ज्यादा उपभोग करने लगेंगे, चीजों का कंजप्शन करने लगेंगे, तो हमारी जो ये उपभोक्ता ग्रीड को फुलफिल करने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है उसको वो प्रभावित होगी। अब आपको खूब अच्छे अच्छे सामान चाहिए, फर्नीचर चाहिए, अरे कुर्सी चाहिए, ठीक है, नई कुर्सी चाहिए, तो जाओ काटो पेड़। ठीक है, फिर आपको पता है कि मास प्रोडक्शन हो रहा है, चीजें बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उनकी प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। तो ये सब क्या, इन सब का एक नकारात्मक प्रभाव हमारी प्रकृति पे पड़ रहा है। ये चीज तो समझ में आ रही है ना, प्रॉपर रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही, हर जगह वेस्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, आक्रामक प्रजातियों की बात करेंगे तो इन्वेसिव स्पीशीज, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका कोई भी पॉन्ड है, यहाँ पर कहीं बाहर से कोई स्पीशीज आ गई, एलियन स्पीशीज आ गई, और यहाँ पर जो इस पॉन्ड की जो स्पीशीज थी, जो छोटे छोटे आपकी मछली थी, उनको खाने लगी, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचाती है। ठीक है, और पॉल्यूशन आप सभी को पता है, तो यहाँ पे 17 का डी आपका सही उत्तर होगा। अब हम 18वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को सही कालक्रम अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको हमें अरेंज करना है। बल्क का युद्ध दिया है, खेड़ा का युद्ध दिया है, असीरगढ़ का युद्ध दिया और सामूगढ़ का युद्ध दिया। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, असीरगढ़ के युद्ध की हम बात करेंगे तो ये अकबर के समय में हुआ था। ठीक है, इतना मुझे पता है। जब हम बात करते हैं बल्क की, तो ये किसके समय में हुआ था, ये शाहजहां के समय में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगर देखिए तो सामूगढ़ युद्ध की बात करें तो ये औरंगजेब के समय में हुआ था। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके खेड़ा की, तो खेड़ा का जो युद्ध है ये 1707 में हुआ था। मतलब ये अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो असीरगढ़ का युद्ध हो जाएगा जो कि अकबर के समय में हुआ था और ये 1601 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए तीन आपका 2 जगह दिया गया। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के समय में बल्क का युद्ध हुआ था, तो 1 हो गया। फिर उसके बाद आपका सामूगढ़ जो कि औरंगजेब के समय में हुआ था और यहाँ पे 2, तो 18 का डी आपका सही उत्तर है। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर डी सही है। देख लीजिए क्लास, असीरगढ़ के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 1601 में हुआ था। अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित कर असीरगढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। बल्क का युद्ध किसके समय में हुआ है, 1646 में, शाहजहां के समय में। सामूगढ़ के युद्ध की बात करेंगे तो ये औरंगजेब के समय में हुआ है, याद रखिएगा। औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह आपके पराजित हो गए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खेड़ा के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 1707 में मराठा सिंहासन के लिए साहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। तो ये देखिए डी आपका सही उत्तर था। 19वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने 1617 में तंबाकू पर निषेध लगा दिया था। ठीक है, दूसरा है, जहांगीर का शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो क्लास यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या होगा बताइए। यहाँ पर आपका पहला ही करेक्ट है। ठीक है, ए आपका सही है। जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दिया था, टोबैको पे, 1617 में, ये सही है। लेकिन जहांगीर के रीजन को हम गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर नहीं कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णिम वो काल कहते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर होगा क्लास। अच्छा, पेपर में पूछा जाता है कि तंबाकू भारत में किसके द्वारा लाया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको बताया जहांगीर के शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके बहुत बड़े बड़े पेंटर्स होते हैं, जैसे अब्दुल हसन, ठीक है, मंसूर, फारूक बेग, दौलत, ठीक है, मनोहर आदि इसके शासनकाल के चित्रकार थे, जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभाओं के जरिए मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाया, अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कराया। तो याद रखिएगा ये चीज। चलिए, अच्छा, अगर पूछा जाए यहाँ पे जो आपको मैंने बता दिया कि गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल पेंटिंग जहांगीर के समय को कही जाती है, तो यहाँ पे बताइए किसके शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला मतलब आर्किटेक्चर का स्वर्णकाल कहा जाता है, किसके, बता दीजिए। आप सभी को पता है, बहुत खुद सोचिए, जिसने मार्बल्स का ज्यादा यूज किया है, संगमरमर का ज्यादा यूज किया है, उसी के समय को मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाएगा। हिंट दे दिया मैंने। 20वां देखिए,
भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक या लॉर्ड लिंथगो के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1935 में लखनऊ अधिवेशन में इसे अस्वीकार किया गया था। तीसरा है महात्मा गांधी ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। और आखिरी है इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए मुझे। पढ़िए एक बार इस प्रश्न को हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए और मुझे बताइए। थोड़ा समय लीजिए, बड़ा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, बहुत सी चीजें आपको इस प्रश्न के थ्रू पता चलेगी। पढ़िए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है बताइए। डी आपका सही उत्तर है। 20वें का डी आपका सही उत्तर है। हम एक एक को डिस्कस करते हुए चलते हैं। लॉर्ड लिंथगो के शासनकाल में यह भारत आया था। लॉर्ड लिंथगो के शासनकाल में ये नहीं भारत आया था, ये लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में आया था। यहाँ पर देख लीजिए लिखा भी एक्सप्लेनेशन में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1935 के लखनऊ अधिवेशन में इसे अस्वीकार किया गया था। यहाँ पे 1935 नहीं, ये 1936 के लखनऊ के अधिवेशन में इसे अस्वीकार किया गया था। महात्मा गांधी ने इसे गुलाम का अधिकार पत्र कहा था, नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। गुलाम का नहीं, गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो आखिरी ऑप्शन आपको दिया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आपका डीपीएसपी में शामिल किया गया है, जिसको कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। अब हम 21वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में लास्य भाव की प्रधानता नहीं होती है? नहीं होती है बोला गया है। भरतनाट्यम में, सत्रिया में, यहाँ पे सेशन दिया गया, इसको सत्रिया कर लीजिएगा, ठीक है क्लास, इसको सत्रिया करिएगा, सेशन नहीं, ट्रांसलेशन में गलती है। कुचिपुड़ी में या फिर कथकली में। और 21वें का आपका सही उत्तर है डी, कथकली में आपका लास्य भाव की प्रधानता नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे इसको लास्य भाव ही करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम कथकली की बात करेंगे तो यहाँ पे तांडव होता है, ठीक है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली में तांडव भाव की प्रधानता होती है, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन जीवों के संरक्षण को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में रख दिया गया? बोला गया है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो था वो पहले आपका स्टेट लिस्ट में था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया? 39, 40, 41 या फिर 42? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। यहाँ पर क्लास देख लीजिए, यहाँ पर 3 और अन्य विषय थे जिनको कि हमने राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में रख दिया, ठीक है। 3 आपके और ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको कि हमने स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में रखा। वो कौन कौन से थे? शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन, नापतौल जिसको कि हम मेजरमेंट बोलते हैं, तथा न्यायिक प्रशासन, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालय के गठन व संगठन, ये चीज आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। इन सभी को हमने किस में रख दिया? कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अगला प्रश्न हम देखेंगे 23rd। पृथ्वी के भूपटल क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें व्यवस्थित करना है जो भी आपके एलिमेंट क्रस्ट में पाए जाते हैं। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो आपको पता है क्रस्ट होता है, ठीक है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है, ये हमने डिस्कस किया है। तो क्रस्ट सबसे आउटर सरफेस होता है, फिर मेंटल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? कोर होता है, सबसे इनर, ठीक है। तो यहाँ पर क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसके बाद सिलिकॉन की मात्रा होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4, 2, 3, 1, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। तो यहाँ पर 23rd का सी आपका सही उत्तर होगा। अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो 46.6% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, सिलिकॉन का 27.7%, एल्यूमिनियम की 8.1% और लोहे की मात्रा की बात करेंगे तो 5%। 24th प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित आयोग को उनकी स्थापना के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए।
तो यहाँ पर क्लास विटले कमीशन दिया है, फ्रेजर कमीशन दिया है, ठीक है, बंगिंगटन कमीशन दिया है और बटलर कमीशन दिया है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो मैं डिस्कस करती हूँ। पहले आप इस प्रश्न को पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। थोड़ा समय आपके पास भी होना चाहिए, थोड़ा सोचिए इसको। मैंने आपको एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कमीशन थे वो मैंने आपको बताया था, याद करिए। और मैंने आपको याद करने का ट्रिक भी बताया था। मैंने याद करने का ट्रिक आपको क्या बताया था, बताइए। वुड हंटर, रेले सैड, इट्स हर्ट सर्जेंट। अगर आपने पहले की क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या बोली। वुड हंटर, रेले, सैडलर, ठीक है, सैड, ठीक है, फिर इट्स हर्ट, हर्टिंग, फिर सर्जेंट, ठीक है। तो ये सब आपकी एजुकेशन से रिलेटेड थे। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था जो आपके फेमाइन से रिलेटेड, ठीक है, अकाल से रिलेटेड जो थे, स्ट्रॉ ला मैकडोनल्ड से। पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आपने पहले के टेस्ट देखे तो आपको समझ में आया होगा कि मैम क्या बोली, स्ट्रॉ ला मैकडोनल्ड से। तो वो आपकी फेमाइन से रिलेटेड कमिटीज थी। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो आपका सी है। सबसे पहले आपका फ्रेजर कमीशन आया है, फिर आपका बंगिंगटन कमीशन आया है, फिर बटलर, फिर आपके विटले कमीशन। बटलर कमीशन जो था मैंने आपको बताया था ये लॉर्ड इरविन के समय में आया था 1927 में। और मैंने कहा था बटन लगाना मतलब हम बटन लगा रहे हैं, किसके किसके रिलेशन के बीच में बटन लगा रहे हैं, जो भारतीय राज्य थे, जो इंडियन स्टेट्स थे और जो आपके ब्रिटिश क्राउन के अंडर जो थे, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्या ब्रिटिश क्राउन के साथ भारतीय राज्यों के संबंधों पर सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो ब्रिटिश राज्य के साथ जो भारतीय राज्यों के जो संबंध थे उसमें बटन लगाने के लिए, उनके संबंधों को और मुलायम करने के लिए, ये तो मैंने आपको मतलब याद करने का, रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए बटलर कमीशन आया था, ठीक है। फ्रेजर कमीशन की अगर हम बात करें क्लास, तो फ्रेजर कमीशन लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। आज मैंने आपको बताया है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कर्जन द्वारा। फ्रेजर कमीशन के गठन आयोग किसके समय में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय में आया था। और फ्रेजर कमीशन जो था वो किससे रिलेटेड था, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड था, याद रखिएगा, ठीक है। बंगिंगटन स्मिथ कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में आया था और मुद्रा पर सुझाव देने के लिए आया था, ठीक है। बटलर मैंने आपको बता दिया 1927 लॉर्ड इरविन के समय। विटले कमीशन की बात करेंगे तो ये भी 1929 में आया है लॉर्ड इरविन के समय। और ये किस चीज से रिलेटेड था, ये आपके लेबर से रिलेटेड था, ठीक है। यहाँ पे याद है कि श्रमिक संबंधी सुधारों पर सुझाव देने के लिए। यहाँ पर एक और चीज पूछी जाती है इरविन की अगर हम बात करें तो मेरे दिमाग में अभी जब आएगा, अभी आगे तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, अभी नहीं आ रहा है। कुछ एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए 25वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो पैराग्वे से मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। मेडागास्कर से मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। लेकिन बोलीविया और जिम्बाब्वे से मकर रेखा नहीं गुजरती है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25वें का बी। 25वें का बी आपका सही उत्तर है। अगर हम देखें तो यहाँ पर चिली से, अर्जेंटीना से, पैराग्वे से, ब्राजील से, नामीबिया से, बोत्सवाना से, दक्षिण अफ्रीका से, मोजाम्बिक से, मेडागास्कर से, ऑस्ट्रेलिया से आपकी जो मकर रेखा है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो गुजरती है। एक बार मैप में इसको जरूर देखिएगा। मैंने गलती कर दी, मुझे मैप लेके आना चाहिए था। अगर ऐसे मैप है आपका, इधर साउथ अफ्रीका है, ठीक है, इधर अगर हम देखेंगे, इधर आपका थोड़ा सा मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आप देखेंगे इधर से ऐसे गुजरती है। तो यहाँ पर आपका चिली है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है, ठीक है। आप देखोगे इधर थोड़ा सा और इसको नीचे करो, ये ऐसे नीचे, इसको आप मैप में देखिएगा क्लास। यहाँ पर इतने अच्छे से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो इसको आप मैप में जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 26 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है हमें। एक तरफ आपको खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको दिया गया है कमी से होने वाले रोग। तो खनिज की कमी से होने वाले रोग की बात की गई है। अगर शरीर में सोडियम की कमी होगी तो क्या होता है बताइए। सोडियम की कमी से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, पेशियों की ऐंठन होती है, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा बताइए। मैग्नीशियम की कमी से मेंटल फटीग होगा, मानसिक थकान होगी, ठीक है। तो ए का 4th होगा, देखते हैं ए का 4th यहाँ दिया है, बी का 3rd, ठीक है। और देखते हैं फॉस्फोरस की कमी की अगर हम बात करें तो वीकनेस ऑफ बोन। अगर आप कैल्शियम खाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है वो बोन की स्ट्रेंथ के लिए होती है, ठीक है। और कॉपर की कमी से क्या होता है, वीकनेस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26 का सी।
क्लास इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। देखिए, सोडियम की कमी से क्या होता है, जो आपकी मांसपेशियां होती है उसमें आठन होने लगती है। मैग्नीशियम की कमी से मानसिक थकान होती है, ठीक है। फास्फोरस की कमी से जो बोन्स है, अस्थियां हैं, वो आपकी कमजोर होने लगती हैं। और तांबे की कमी से क्या होता है, रुधिर क्षीणता होती है, दुर्बलता आती है, संयोजी ऊतकों की दुर्बलता होती है। देखेंगे संवहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कन्वेक्शन की, वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया संवहन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। यहाँ पर आपका दोनों ही सही है। प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज लिमिटेड ओनली टू के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, ठीक है। लंबवत मतलब वर्टिकल उठती है और वायुमंडल में ताप का संरक्षण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है, कन्वेक्शन कहलाती है। एकदम सही है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 प्रश्न। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तरफ दी गई है, दूसरी तरफ स्टेट दिया गया है। तो देखिए क्लास, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पाकिम की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये नागालैंड में है, ठीक है। बादलखोल की हम बात करेंगे, ये छत्तीसगढ़ में है। गर्म पानी की हम बात करेंगे, ये असम में है। केसरबाग की हम बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य पाकिम, नागालैंड, बादलखोल, छत्तीसगढ़, गर्म पानी, असम और राजस्थान, केसरबाग। अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न। विदेशों में वैधानिक रूप से निर्मित उत्पाद जब आईपीआर धारक की अनुमति के बिना आयात की जाती है तो उसे क्या कहलाते हैं? What is called a legally manufactured product not pirated abroad when it is imported without the permission of IPR holder? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम समांतर आयात कहते हैं या फिर पायरेट आयात कहते हैं, आईपीआर आयात कहते हैं, या फिर इनमें से कोई। देखिए क्लास, यहाँ पर सबसे पहली चीज, अगर आप इस प्रश्न को सही से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा आईपीआर की अनुमति के बिना, तो इसे आईपीआर अनुपात कहेंगे ही नहीं, अनुपात, ठीक है। ये आयात, आईपीआर आयात हम कहेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आईपीआर धारक की अनुमति के बिना की बात की गई है, ठीक है। और पायरेटेड नहीं, तो मतलब इसे हम पायरेट आयात भी नहीं कहेंगे। तो बचा खाली एक समांतर आयात, तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। इस तरीके से पेपर में प्रश्न किए जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, समांतर आयात जो है, पैरेलल इंपोर्ट जो है, विदेशों में वैधानिक रूप से निर्मित उत्पाद जब आईपीआर धारक की अनुमति के बिना आयात की जाती है तो उसे समांतर आयात कहा जाता है। 31 प्रश्न को हम देखते हैं। जब विकसित देशों द्वारा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात किया जाता है तथा श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात किया जाता है तथा श्रम प्रधान देशों द्वारा श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात एवं पूंजी प्रधान वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? यहाँ पर एक बार आप इसको पूरा पॉज करिए वीडियो को और अच्छे से पढ़िए, आराम से। जब भी बड़ा प्रश्न होता है क्लास, भले मैं उत्तर जल्दी दे देती हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न को जरूर पढ़ा करिए और उत्तर देने का प्रयास किया करिए। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लियोनटिफ पैराडॉक्स कहा जाता है इसको, ठीक है। 31 का डी आपका सही उत्तर है। देखिए इसको पढ़िए। जब विकसित देशों द्वारा पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात किया जाता है, ठीक है, तथा श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब हम क्या करें, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आयात किसकी बात, आयात में हम क्या करें, पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहे हैं और श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, तथा श्रम प्रधान देशों द्वारा श्रम प्रधान वस्तुओं का आयात एवं पूंजी प्रधान देशों वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, तो इस अवस्था को लियोनटिफ पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 32वां प्रश्न। विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झोपड़ियों की कृषि प्रबंधन एवं अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। हम what is called the farming management and study of a special type of trees and the shrubs, silviculture, ठीक है, arboriculture, फिर उसका नोमोरिकल्चर या फिर ओरिलिकल्चर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, अर्बोरिकल्चर। 32 का डी आपका सही उत्तर है। जब भी हम सिल्वीकल्चर की बात करेंगे क्लास, तो ये आपका वनों के संरक्षण से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। आर्बोरिकल्चर मैंने आपको बता दिया, इसमें हम विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की प्रबंधन की बात करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और नोमोरिकल्चर की हम बात करेंगे तो यह आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें मनुष्यों द्वारा जंगल में
फल, जड़ी बूटी आदि संग्रह किया जाता था, उसकी स्टडी करता है। और ओरेली कल्चर की हम बात करेंगे तो जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक खेती को हम ओरेली कल्चर कहते हैं। 33rd प्रश्न हम देखते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस इज लोकेटेड इन विच प्लेस? नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या फिर कोलकाता? एक डायरेक्ट प्रश्न है जहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 33rd का सी आपका सही उत्तर है, मुंबई में है आपका, ठीक है। 34th प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए थे। ये एकदम सही है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा सिक्के अगर पूछे कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो गुप्त शासकों ने किए थे। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसके द्वारा आपके जारी किए गए थे? तो सातवाहन द्वारा, ठीक है। और सातवाहन के फाउंडर कौन है? आपके सिमुक हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 35th प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरी तरफ आपको प्रभावित अंग दिया गया है, ठीक है। ट्रैकोमा की जब हम बात करेंगे तो ट्रैकोमा में आपका प्रभावित अंग जानते क्या होता है? आंख होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो यहाँ पर लिवर होता है, यकृत होता है। तो बी का थर्ड, ए का फर्स्ट, हेपेटाइटिस, ठीक है, हाँ। बी का थर्ड, ए का फर्स्ट, कहीं पे नहीं दिया गया क्या? ये नहीं, सॉरी, ए का फोर्थ, देखिए ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ और बी का थर्ड, ये यहाँ पर दिया गया और यहाँ भी दिया गया, ठीक है। और देखते हैं रैबीज की जब हम बात करेंगे तो रैबीज से नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सी का सेकंड ये रहा तांत्रिक, ये तंत्रिका, तंत्र, ठीक है। और टिटनेस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35th का सी, 35th का सी आपका सही उत्तर है क्लास। एक बार इसको हम चेक भी जरूर करेंगे, हाँ सी सही है। चलिए 36 प्रश्न को अब हम देखते हैं। जनजाति और राज दिए गए हैं, ठीक है। लेप्चा जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है, तो ए का सेकंड यहाँ दिया गया। और देखते हैं गारो खासी जयंतिया कहाँ? मेघालय, गारो खासी जयंतिया, तो लेकिन ये खारी दिया गया है। गारो खासी जयंतिया याद रखेंगे, मेघालय हो गया, लेप्चा सिक्किम हो गया। टोडा की हम बात करेंगे तो तमिलनाडु, तो सी का फर्स्ट। डाफर जो है वो गुजरात, ठीक है। डी का थर्ड, यहाँ पर, और बी बचा, बी का आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का सी। अच्छा, यहाँ पे डाफर दिया है तो वो आपका कहाँ पर है? गुजरात में, डाफर जनजाति गुजरात में। डफला बोलेंगे तो बताइए अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा सब। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए लेप्चा कहाँ पर? सिक्किम में, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिहार में हम बात करेंगे तो मुंडा याद रखिएगा, कोंड याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में भील याद रखिएगा, बिरहोर याद रखिएगा, कमार याद रखिएगा, पूछा गया है। पंजाब में गद्दी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर देख लीजिए आपका डफला, जो मैंने आपको बताया, अगर डाफर बोलेगा तो आपका गुजरात होगा, और अगर डफला बोलेगा तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। अंडमान निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में मैंने आपको बताया था। ओंगी, आरबा, ठीक है, सेंटिनली ये पूछा गया है, ठीक है। शोपन यहाँ पे याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप याद रखिए गद्दी। मणिपुर की कुकी, अंगामी, मिजो, पुरु, सीमा। गारो खासी जयंतिया, मेघालय। चलिए 37 प्रश्न हम देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत किस खंड की लंबाई सबसे ज्यादा है? सर्वाधिक है बोला गया है, ठीक है। Which section has the longest length under the Golden Quadrilateral Project? कोलकाता से चेन्नई खंड, दिल्ली से मुंबई खंड, मुंबई से दिल्ली खंड, कोलकाता से दिल्ली खंड। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका कोलकाता से चेन्नई खंड। 17th का ए सही उत्तर, 37th का ए सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप स्वर्णिम चतुर्भुज को देखेंगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा है वो आपका क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है 1684 चेन्नई टू कोलकाता, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर दिल्ली टू मुंबई हम देखेंगे तो 1490, मुंबई टू चेन्नई 1290, यहाँ पे 1684 आपका चेन्नई टू कोलकाता, और दिल्ली टू कोलकाता 1453। 38 प्रश्न को अब हम देखते हैं। मानचित्र पर समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं, आइसोहाइट कहते हैं, आइसोबार कहते हैं या फिर आइसोलेंस कहते हैं।
तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, डी है। 38 का डी, डी आपका सही उत्तर है। देखिए जब भी हम आइसोथर्म की बात करते हैं क्लास, तो यहाँ पे थर्म दिख रहा है। थर्म मतलब जब भी थर्मोमीटर, थर्म की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ठीक है, थर्म। और आइसो मतलब हम एक कांस्टेंट और इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो थर्मोमीटर, ठीक है, थर्म जब भी हुआ इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। फिर आइसोहेड्स की बात जब हम करेंगे तो ये आपके इट इज आर ड्रॉन ऑन अ मैप विच कनेक्ट द प्लेस हैविंग द इक्वल रेनफॉल। और बार की जब भी हम बात करेंगे, बैरोमीटर या बार, तो इट इज रिलेटेड टू प्रेशर, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हैव द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आइसो लाइन की बात करेंगे, लाइन ऑन अ मैप जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल वैल्यूज इज कॉल्ड आइसो लाइन, जो कि यहाँ पे आपका सही उत्तर था। वो तो आपको पता है, जब हम बैरोमीटर की बात करते हैं, बैरो की बात करते हैं तो प्रेशर से रिलेटेड है। थर्म की बात करते हैं, THERM, तो इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। 39 प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर लॉरेशिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो प्लेटो ऑफ लॉरेशिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? फिनलैंड, कनाडा, जापान या फिर ब्राजील? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कनाडा में लोकेटेड है लॉरेशिया का पठार। 39 का बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, कुछ और पठार आपके, कुछ और प्लेटू, जैसे पूछा जाता है कटंगा प्लेटू कहाँ पर है, तो ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिख रहा है ना, तो याद रखिएगा कटंगा, ठीक है। किम्बर्ले कई बार पूछा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। पेंटागोनियन कहाँ पर है आपका? साउथ अमेरिका में है। इधर आपको चिली और अर्जेंटीना वाला रीजन इधर दिख रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। 40 प्रश्न हम देखेंगे। अराकन योमा पर्वत के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? यह पर्वत म्यांमार में स्थित है। दूसरा, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट पोपो है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा? ये आपका अराकन योमा की अगर हम बात करेंगे तो ये म्यांमार में है, ये तो सही है, लेकिन इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट पोपो नहीं है, वो माउंट विक्टोरिया है। तो यहाँ पर आपका खाली ए आपका सही उत्तर होगा। एक बार चेक करते हैं हम, हाँ, माउंट विक्टोरिया इसकी सबसे ऊंची पीक है और ये आपका म्यांमार में स्थित है। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया। आज थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन तब भी मैंने प्रयास किया कि आपकी क्लास ले लूँ, 40 प्रश्नों को हम डिस्कस कर लें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर और प्रश्नों के साथ मिलेंगे, ठीक है, और हम और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।